নমস্কার, ট্রাইব টিভিতে সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে নজর দিনমন নিয়ে রয়েছে আমি অঞ্জন আপনাদের সঙ্গে। যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, একেবারে সকাল থেকে শেষ অবধি এখনো অবধি করা বুলেটিন অবধি আপনাদের কাছে প্রতি মুহূর্তের আপডেট দিয়েছি বাজেট 2024-এর, এবং এই ঘটনা নিয়েই আজ বিভিন্ন রকম আলোচনাও হবে। যে কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, সামনেই লোকসভা ভোট, তার আগে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ভোটের আগে এটাই ছিল শেষ বাজেট। বাজেটে কোনো না কোনো বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, দেখুন আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন, তারপর আসছি আলোচনায়। আমরা কথা বলবো এই বিষয় নিয়ে। এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট ইকোনমিস্ট নীতিশা বেসরা। নীতিশা ম্যাম, আপনাকে স্বাগত ট্রাইব টিভিতে। এই মুহূর্তে আপনি রয়েছেন অঞ্জনের সঙ্গে কথা বলছেন। নীতিশা ম্যাম, প্রথমে একটা প্রশ্ন আপনাকে করার চেষ্টা করব। মূলত এক প্রকার বলা হয়েছে যে মহিলা সশক্তিকরণ, এই বিষয়ের দিকে সবথেকে বেশি পরিমাণে কনসেন্ট্রেট করা হয়েছে বলা যেতে পারে, ফোকাস করা হয়েছে। মহিলা সশক্তিকরণের দিকে কতটা এগিয়ে গেল ভারতবর্ষ, কি মনে হয়? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी मुझे ट्राइब टीवी पे बुलाने के लिए। मैं हिंदी में ही बात करूंगी। कोई इशू नहीं, आप बात करिए। जी बिल्कुल। तो इस बार का बजट जो है वो इंटरिम बजट है, यानी कि अभी से लेके अगला बजट जो नई सरकार लेके आएगी उसके बीच जितना भी एक्सपेंडिचर होना है वो इसी बजट के जरिए होना है। तो ये हर 5 साल में होता है। बेसिकली एक इंटरिम बजट पेश किया जाता है। तो बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं इस बार। और जहां तक कि महिला सशक्तिकरण की बात है, पिछले 10 साल का रिपोर्ट एक तरीके से ब्यौरा इस सरकार ने पेश किया है। जो मोमेंटम नारी शक्ति का इनका स्लोगन था, और इस बार के रिपब्लिक डे में भी यही एक तरीके से थीम था। इस पे इन्होंने खास करके लखपति दीदी वाली जो स्कीम है, यानी कि SHGs के जरिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जरिए कई सारी महिलाएं, लगभग इनका मानना है कि कुछ 1 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो लखपति बनी हैं, और यही कहना चाह रहे हैं कि हमने इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया है और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही आगे बढ़ चढ़ के एम्पावर हो रही हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। हालांकि हमें एक आध और स्टेटिस्टिक्स देखने की ज़रूरत है। जहां हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अभी हायर एजुकेशन कर रही हैं, यानी कि लगभग 40% से ज़्यादा महिलाएं अभी हायर एजुकेशन कर रही हैं, उस हिसाब से महिलाएं जो हैं जॉब मार्केट में नहीं आ रही। अगर आप आसपास के हमारे देशों को भी देख लें, छोटा देश जो नेपाल है, पॉपुलेशन वाइज भी हमसे काफ़ी छोटा है, लेकिन वहाँ कुछ 80% के आसपास महिलाएं जॉब मार्केट में काम करती हैं। सिमिलरली आप बांग्लादेश चले जाएं, या हमारा जो कंपटीशन होता है चाइना के साथ, वहाँ भी 60 से 70% महिलाएं वर्क फोर्स में काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बात नहीं देखने को मिलती। हमारे यहाँ ये लगभग 30 से 40% के बीच में ही फंसा हुआ है। तो सरकार अगर सही में चाहती है कि मोमेंटम नारी शक्ति हो, तो कई सारे टैक्स इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा कुछ इंसेंटिव दिया जाए कि जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको कम टैक्स देना पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आ पाएंगी। वही दूसरी तरीके से सरकार ने एक कोशिश ज़रूर की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है उन्होंने कई क्षेत्रों में किया है, इससे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी है, जिसकी वजह से कई महिलाएं नहीं आ पाती हैं शहरों में काम करने के लिए, उस तरफ भी कुछ काम हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं तब तक विमेन एम्पावरमेंट हो गया है हमारे देश में नहीं कह पाऊंगी जब तक 80% महिलाएं हमारे वर्कफोर्स में नहीं आ जाती। तो अभी उसमें समय है। कुछ स्कीम ज़रूर सरकार ने बताई हैं, इम्प्लीमेंट की है, बट अभी रास्ता लंबा है। एकदम बिल्कुल मैम। एक बात कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एंड 2047 का जो रिकॉर्ड अभी जो तोड़ने वाले हैं हम लोग, जो अभी निर्मला सीतारमण ने ऑलरेडी बोल चुकी है कि 2047 तक का ये प्रोसीड्योर है। कितना जाएगा ये? इंडिया सच में क्या डेवलप कर पाएगा? ये जो बजट अभी पेश हुआ है इसके अकॉर्डिंग? देखिए, हमें
एक देश के तौर पे होपफुल तो होना चाहिए कि ये जो अमृत काल की घोषणा की है इस सरकार ने, अब वो कोई भी सरकार रहे, हमें ये आशा रहनी चाहिए कि देश हमारा विकसित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलें। और उस दिशा में एक दो चीज़ें अच्छी की है इस सरकार ने। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना, और इस इंटरिम बजट में भी ये हमें खास तौर पे दिख रहा है कि जो रेलवे कॉरिडोर का इन्होंने ऐलान किया है कि 3 नए रेलवे कॉरिडोर करेंगे, खास करके जो रॉ मटेरियल्स है जैसे सीमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, इसको और इसके सप्लाई चेन को एक तरीके से पूरे मोबिलिटी को किस तरीके से और एफिशिएंट बनाया जाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर। একেবারেই আমরা কথা বলছিলাম বিশিষ্ট ইকোনমিস্ট নীতিশা বেসরার সাথে। আমরা আবারও জোড়ার চেষ্টা করব, কিন্তু যেই দিকে নজর রয়েছে ট্রাইব টিভির, এক কথা বলা যেতে পারে যে 2024-এর বাজেট ইতিমধ্যেই পেশ হয়ে গিয়েছে এবং নির্মলা সীতারামন তা পেশ করেছেন, এবং সে বিষয় নিয়ে একেবারে কথা চলছিল আমার সাথে মাননীয় নীতিশা বেসরার সঙ্গে। আবার ম্যামের কাছে চলে যাব। ম্যাম, आप जो कह रहे थे आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है ये सरकार, और एक नंबर उन्होंने बोला होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये वो नंबर है जो बेसिकली दर्शाता है कि सरकार कितना खर्च कर रही है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है। तो वो आपको बजट में भी दिखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पिछले कई सालों में, दशक में सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्रीज़ को। तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म विजन है। विकसित भारत के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो देना बहुत ही, बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तो इन्वेस्टमेंट हुआ ही है। दूसरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी ये सरकार बार बार बात करती है, चाहे वो UPI हो, जिसकी वजह से छोटे से लेके बड़े ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी होने शुरू हुए हैं, या फिर वो आधार हो, या फिर वो जनधन के जरिए लोगों ने जो बैंक अकाउंट बनाए हैं वो हो। तो एक तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट इंडिया अभी ग्लोबली अमंग द बेस्ट कंट्रीज बन रहा है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में। हम रास्ता दिखा रहे हैं कई सारे कंट्रीज को। तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों पे जो इन्वेस्ट किया है सरकार ने, इससे हम आशा करेंगे कि बहुत सारी नौकरियां बनेंगी। और ये सरकार चाहती है कि केवल नौकरी ना दे लोगों को, बल्कि लोग खुद एंटरप्रेन्योर बने और खुद ऐसे ऐसे बिजनेसेस बनाए, ना केवल अर्बन क्षेत्र में बट रूरल क्षेत्र में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां वो दे पाएँ। तो आई थिंक ये सरकार वो वाली सरकार नहीं है जो केवल वेलफेयर स्कीम बांटे, लेकिन ये वो वाली सरकार है जो आज के युवा को प्रोत्साहित कर रही है कि हम आपको लोन के इंसेंटिव्स देंगे, हम इनोवेशन के इंसेंटिव्स देंगे, हम स्टार्टअप के इंसेंटिव्स देंगे, हम एक्वा मरीन में आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे, लेकिन आपको खुद आके अपना बिजनेस खड़ा करना है और आपको नौकरियां जनरेट करनी है। तो इस सरकार का जो विकसित भारत का सपना है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे निर्भर करता है, वो कितना पढ़ पाती है। और इस वजह से भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की बनी थी, उसमें भी खासा फोकस दिया गया है कि किस तरीके से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में जाए, स्किल डेवलपमेंट में स्किलिंग करें, अपस्किलिंग करें, और जो नए दौर के जॉब्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाले जॉब्स हैं या ग्रीन जॉब्स हैं, वहाँ पे हमारे यूथ ग्लोबली बहुत आगे बढ़ सके, और वही रास्ता तय करेगा हमारे देश के विकास का। ये बात सही है मैम। और एक बात है कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, फिर भी आपको एक बात मतलब एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे अभी इसी वक्त, क्योंकि जो बाकी जो जितने भी सारे पार्टी है सब अभी इस जो फिनेंशियल ईयर का जो जितने भी बजट निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि जो मिडिल क्लास जो पीपल है और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए ये बजट नहीं है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अब ये सरकार तो कुछ और ही कह रही है। ये कह रही है कि हमारे यहाँ जो गरीब तबके हैं, यानी कि जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, जो किसान है, उनके लिए इन्होंने एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड बना के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पेश किया कि देखिए हमने कितने करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है पिछले 10 सालों में, और पिछले 10 साल का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड दिया है। जो बात हमारी नहीं हुई है आज के बजट में, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी अपने सबसे ऊपर के पयाम में, यानी कि हाईएस्ट एवर रेट पे। और अगर आप केवल वेल्थ
वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि अगर जीडीपी देश का बढ़ भी रहा है तो कमा कौन रहा है, किन की कंपनीज कमा रही हैं, और क्या वो जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो ट्रिकल डाउन होके आम इंसान के पास आ रहा है। तो इसका आर्गुमेंट करंट सरकार ये देती है कि हमारे टेन्योर में कुछ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन हमें ये भी देखने की जरूरत है कि भारत आज अगर आगे बढ़ रहा है और अगर इनकम बढ़ रहा है तो क्या वो समावेशी है, यानी कि क्या वो इंक्लूसिव है। क्या अगर नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया डेवलप कर रहा है तो उसी रेट पे क्या ईस्ट इंडिया भी डेवलप कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर एक तरीके से नो है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत में मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रहा है, क्या जो नीचे के तबके के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज बन पाई हैं कि वो दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के थोड़े हायर स्किल के जॉब्स कर पाएं, क्या वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ पे जॉब जनरेशन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी एग्रीकल्चर का एक्सपेंडिचर रहा है साल दर साल वो कम होता रहा है सरकार के अंदर। तो जहाँ तक सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए एग्रीकल्चर में, और अपना एक्सपेंडिचर उसने कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम कर लिया है। इससे ये भी दर्शाया जाता है कि वो चाहती है कि अर्बन डेवलपमेंट ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के अर्बन माइग्रेशन करें और इस तरीके से नौकरियाँ जो है वो मिल पाए, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा स्रोत नहीं है आगे बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका सवाल है कि क्या जो लोअर मिडिल क्लास है उसके बारे में ये सरकार सोच रही है, तो मुझे लगता है कि वो इनकी स्कीम्स में तो नहीं दिखा है। और जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत और काम करने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि वो कह सके कि उनकी जितने भी स्कीम्स है वो इंक्लूसिव रहे। एकदम मैम। और एक बात है कि टूरिज्म के ऊपर लगातार हम जो देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव को लेकर और लक्षद्वीप को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आज भी लक्षद्वीप को लेकर एक कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है इस जो बजट जो 2024 का निकला हुआ है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? तो टूरिज़्म पे हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने ज़रूर ये बात कही कि G20 अभी हुआ था, G20 प्रेसिडेंसी में ग्लोबली हर जगह के लीडर आए थे, और वो एक तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि देखिए हम वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा स्लोगन है वो सही में ट्रू है। हम बहुत लोगों को यहाँ बेसिकली हॉस्पिटैलिटी अच्छा दे सकते हैं। तो अब चाहे वो कॉर्पोरेट टूरिज्म हो, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, अभी अयोध्या को लेके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आने लगे हैं क्योंकि उनका अनुमान है कि कई सारे टूरिस्ट अब दुनिया भर के टूरिस्ट जितने हैं वो अयोध्या आना चाहेंगे अभी। वैसे ही लक्षद्वीप को लेके आपको पता ही है कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसको मेंशन जरूर किया गया है कि हम लोग उस टाइम पे बॉयकॉट मालदीव ऐसे भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा था एक सैंडल पे चल रहा था। और ये देखिए किसी भी लोकेशन को आप प्रमोट ज़रूर करें, लेकिन किसी को अगर नीचा दिखा के आप प्रमोट कर रहे हैं तो वो एक तो ये मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल इशू था जो हमारा रिलेशनशिप रहा है मालदीव्स के साथ। एक फॉरेन पॉलिसी के तौर पे वो सेंटिमेंट काफ़ी हर्ट हुआ है। इनफैक्ट हम लोगों ने मालदीव्स के जो पॉलिटिकल जो भी एक तरीके से इकोनॉमिटी थी वहाँ पे उसको उसमें हलचल पैदा कर दी है। और अब ये देखना ज़रूरी रहेगा कि चाइना कितना पास आ पाती है मालदीव्स को, और उससे हमारा मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप कैसे चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है कुछ जियोपॉलिटिकल घाव आघात ज़रूर हमने वहाँ किया है, लेकिन लक्षद्वीप के लिए अच्छा है अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ लक्षद्वीप में और टूरिज्म अट्रैक्ट कर पाएँ तो ये अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे लोगों के लिए अच्छी बात है। एकदम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ आपको बधाई देंगे, और इसी के साथ बजट जो 2026 का जो निकला हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका राय बहुत सही लग रहा था। हम लोगों के जो दर्शक है वो भी देख रहे थे अभी इसी वक्त जो ट्राइब टीवी देख रहे हैं। थैंक यू सो माच ম্যাম। और এই বিষয় নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম বাজেট 2024 ঠিক কী কী বিষয় উঠে এলো, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কী কী অ্যাডভান্টেজ পেতে পারে, কী কী ডিসঅ্যাডভান্টেজ হতে পারে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিশিষ্ট ইকোনমিস্ট নীতিশা বেসরার সাথে। কথা বললাম, বোঝার চেষ্টা করলাম।